हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक है। पहला है हमारा लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है आवर्वा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आवर्वा। आपका सही आंसर होगा आवर्वा दोनों। आवर्वा दोनों। ठीक है, अब इसमें हम लेमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। लेमार्क कौन थे? लेमार्क के बारे में क्वेश्चन आता है कि आपका ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन, तो ये थे फ्रांस के वैज्ञानिक। दूसरा, इनका पूरा नाम क्या था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है। लेमार्क बाद में कौन सी पुस्तक दी? तो इनकी पुस्तक का नाम था, 1 सेकेंड, इनकी पुस्तक का नाम था आपका फिलोसॉफी जूलॉजिक। फिलोसॉफी जूलॉजिक, जो इनकी पुस्तक का नाम था। किनकी? लेमार्क की। ठीक है, सेकंड है, और लेमार्क ने चार बातों पर प्रकाश डाला था। इन्होंने पहला बोला था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, दूसरा है जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग और चौथा है वातावरण का प्रभाव। अब लेमार्क ने जोर किस पे दिया था? लेमार्क और डार्विन दिए तो दोनों ने जैव विकास का प्रामाणिकता का सिद्धांत था, लेकिन लेमार्क ने किस पे कहा था? इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, जो आपने पढ़ा होगा, जिराफ का। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था और लेमार्क ने बताया कि जिराफ के जो पूर्वज थे, उनकी जो गर्दन और अगली टांगे जो थी वो छोटी थी। ठीक है, तो छोटी थी तो वो घास फूस और हरे भरे मैदानों में रहते थे और उनके कद छोटे होने के कारण वो उस टाइम पे घास वगैरह खाते थे। ठीक है, जब घास वगैरह खाते थे, फिर आगे क्या हुआ? आगे जो घास के मैदान वगैरह थे, वो हरे भरे मैदान जो थे वो मरुस्थलों में बदल गए। अब मरुस्थलों में बदल गए तो उनके जो वंशज थे, उनका पेट नहीं भरा। अब पेट नहीं भरा तो वो उसके लिए फिर क्या खाने लगे? पेट भरने के लिए कुछ तो खाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? ऊंचे जो वृक्ष थे उनके पत्तियां खाना शुरू कर दिया। अब ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पत्तियां खाएंगे तो उनकी छोटी छोटी गर्दन है, ठीक है, और अगली टांगे हैं, उनमें खिंचाव तो होगा क्योंकि उनको उचकाना पड़ेगा खाने के लिए। तो उन्होंने जब उचका के खाने लगे तो उनकी गर्दन में खिंचाव के कारण वो लंबाई में बढ़ गए, परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने के कारण जो अगली पीढ़ी जो पैदा हुई उनकी, तो उनमें अगली पीढ़ी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मतलब गर्दन लंबी हुई, अगली टांग भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। फिर अगली पीढ़ी, तो इस तरीके से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ कि उनकी जो संतानों में जो गर्दन और अगली टांग थी वो कुछ लंबी होती गई, जिसके कारण जो जिराफ की नई जाति बनी। यही लेमार्क ने कहा कि मतलब हम अंगों का, इन्होंने जो दिया था, पहला था उपार्जित लक्षणों की वंशागति और दूसरा था जीवों के आकार में वृद्धि। मतलब जीवों के आकार में वृद्धि, जितना हम अंगों का यूज करेंगे ना, तो वो हमारे जिस चीज को हम यूज करेंगे, जैसे उन्होंने अपनी गर्दन को उचकाया, अगली टांग को उचकाया, तो वो खिंचाव परिवर्तन हुआ, तो अगली पीढ़ी में वो परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इनका कहना था लेमार्क का। अब लेमार्क का ये कहना था, लेकिन इन्होंने अपनी सिद्धांत किस में दिया था? इनकी पुस्तक कौन सी थी? फिलोसॉफी जूलॉजिक में। लेकिन इनका, अब इन्होंने ये सिद्धांत दिया, कोई ना कोई तो विरोध करेगा। एक साइंटिस्ट हुए वीजमान, तो वीजमान ने इनका जो है विरोध किया। उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चूहा लिया और पूछा जाता है कभी कभी चूहा पर जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? तो वो किसने किया था? वीजमैन ने। तो वीजमैन ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? चूहे की जो पूंछ थी वो काटना शुरू कर दी हर पीढ़ी में। जब उन्होंने पूंछ काटी और अगली पीढ़ी जब पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि कटी पूंछ का चूहा पैदा होना चाहिए था। अगर ये लेमार्क जो बात कह रहे हैं, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, उनके अनुसार तो कटी पूंछ का चूहा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? पूंछ, मतलब जैसी पूंछ थी अगली पीढ़ी में भी वैसी पैदा हुई। फिर उन्होंने पूंछ काट दी, नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, वो भी वैसा ही था। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीचमैन ने कहा कि ये सिर्फ तब हो जाता है जब, लेमार्कवाद की बात तभी से पॉसिबल है जब जनन द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म में पहुंचने वाले जो लक्षणों का जो वंशानुगत होता है, मतलब कुछ
इन रेयर केस में जनन द्रव्य में जो पहुंच जाते हैं लक्षण, सिर्फ उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसीलिए जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था वीजमैन ने। ठीक है, और लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने कहा था हम अंगों का उपयोग करते हैं, जितना अंगों का उपयोग करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारी संतानों में वो परिवर्तन हो जाएगा, जैसे जिराफ की अगली टांग और गर्दन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट ने इसमें क्या दिया है? डार्विन के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। डार्विन के बारे में क्वेश्चन आता है, चार्ल्स डार्विन, ये मेरे पर्सनली फेवरेट है चार्ल्स डार्विन। इनकी कभी बायोग्राफी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इनके जो सिद्धांत था, उनका सिद्धांत था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, जो उन्होंने पुस्तक दिया था। मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि मतलब ये डार्विन कहना क्या चाह रहे थे। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था, एक तरीके से आप कंपैरिजन कर लेना, क्या चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि उन्होंने ये बोला था, एक पुस्तक दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब वही मनुष्य अपने आप को जीवित रख सकता है जो अनुकूलन, मतलब जो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर ले। जैसे ऊंट है रेगिस्तान में, ठीक है, अपने आप को उसने उसके लिए अनुकूलित कर लिया, इसलिए वो जीवित है। नहीं कर पाता तो वो मर जाता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं वो तो जीवित रह जाते हैं, जंतु जी जाते हैं, और बाकी मर जाते हैं। ये इन्होंने कहा था, किसने कहा था? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक है, वो है लेमार्क और डार्विन दोनों, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचना में समानताएं हैं, समरूप या समप्रति रचनाएं, समजात रचनाएं, और व दोनों। तो इसका भी ऑप्शन होगा आपका सा, और व दोनों। थर्ड आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अभी मैंने आपको बताया प्रकृति के बारे में, मतलब अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पहला ऑप्शन है आपका कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जलवायु, चौथा है ये सभी। तो अजैविक घटक आपने पढ़े होंगे इकोसिस्टम में, मतलब इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक, इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक में आपके आ जाते हैं, एक तो उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, दूसरा आ जाते हैं उपभोक्ता, और तीसरा अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक आपके होते हैं जो जैविक घटक में आते हैं आपके उत्पादक, वो आपके होते हैं उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, और अपघटक होते हैं आपके कवक और जीवाणु वगैरह। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगा, ऊर्जा, जलवायु, वायु की गैस है, ये सभी क्या हो जाएंगे, जिसमें एक तरीके से ये समझ लीजिए जो सजीव ना हो। ठीक है, तो वो हो गए अजैविक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। अभी मैंने आपको जैविक घटक बताए, तो कौन कौन से हो जाएंगे? उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, अपघटक वो आपके कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दा, ये आपका ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, या ये सभी। तो ये सभी। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ये सभी। तो कोई एक श्रृंखला क्या होती है? उत्पादक है, उत्पादक हरे पौधे, हरे पौधे को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीय उपभोक्ता। तो ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है। पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन अक्सर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, मतलब जब हरे पौधों को कौन खा रहा है? पेड़, हरे पौधे घास घूस है, उनको प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता, एक चेन के रूप में जो चल रहा है प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक घास स्थल में घास श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। तो आप बताओ, श्रृंखलाएं मैंने क्या बोला? जो एक
क्रम में चलती जाए, ठीक है। जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? गिरगिट, गिरगिट को कौन खाएगा? छिपकली, छिपकली को कौन खाएगा? बाज। सही है, श्रृंखला है। हरे पौधे, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है आपका, हरे पौधे को कौन खाएगा? चूहे, चूहे को कौन खाएगा? बिल्ली या सांप, और बिल्ली या सांप को कौन खा सकता है? बाज या शेर। ऐसी ऑप्शन नंबर 7, घास व पौधे को कौन खाता है? खरगोश, खरगोश को कौन खा सकता है? भेड़ और हिरण, ठीक है। नहीं, खरगोश, भेड़ और हिरण तीनों ही घास व पौधे खा सकते हैं। इनको कौन खा सकता है? भेड़िया, भेड़िया कौन खा लेगा? शेर और चीता। तो ये क्या एक श्रृंखलाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, ये सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका जीवों की तुलनात्मक रचना द्वारा, दूसरा है शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, तीसरा है अनुवांशिकों द्वारा, या चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा, जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा भी, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा भी, अनुवांशिकी द्वारा भी, और उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? आधुनिक सिद्धांत, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद का, डार्विनवाद एवं वेलेस का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है आपका डार्विनवाद एवं डीवरिच का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, या लैमार्कवाद और डीवरिच के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसने इन्होंने बात की आधुनिक सिद्धांत की, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, डार्विनवाद एवं डीवरिच का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब मैं आपको बता देती हूँ, डार्विनवाद के बारे में तो हमने पढ़ लिया, चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने प्राकृतिक वर्ग का सिद्धांत जो दिया था। अब हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। सबसे पहले ये समझ लीजिए उत्परिवर्तन शब्द का मतलब क्या होता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है जो किसी भी जातीय लक्षणों में, जंतु में या पेड़ पौधों में, उसमें जो अचानक से जो वंशानुगत जो परिवर्तन हो जाता है उसको ही हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो उत्परिवर्तन थे, तो इसमें सबसे पहले पूछ लिया जाता है किसने दिया था उत्परिवर्तनवाद। तो ये वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, वो थे ह्यूगो डीवरिच। कौन थे? लिख देती हूँ, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन थे? ह्यूगो डी व्रिज, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड के थे ह्यूगो डीवरिच, जिन्होंने किसका उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। वो किस पे दिया था? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर। कौन से पौधे पर? इवनिंग प्रिमरोज। इन्होंने देखा कि इसमें जो जनक पौधा है वो पौधे से, मतलब जो मेन पौधा है, कुछ ऐसे पौधे थे जो अपने जनक पौधों से काफ़ी भिन्न थे। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से के जो बच्चे हैं, तो ये समझ लीजिए जो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ समानताएं तो पाई जाती है, आँख मिलती है, नाक मिलती है, लेकिन क्या है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, अचानक कुछ परिवर्तन हो गया, अचानक से परिवर्तन, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ऐसे पौधों में उन्होंने कुछ इवनिंग प्रिमरोज पौधे में देखा, तो कुछ जो जातियाँ थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें आकस्मिक जो था परिवर्तन हो गया था। तो वो परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उन्होंने उसको उत्परिवर्तन बोला। तो किसमें देखा था उन्होंने? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे में, ठीक है। इन पे कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया? हॉलैंड के वनस्पतिक वैज्ञानिक ह्यूगो डीवरिच ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों पर अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। फिलोसफी जूलॉजिक, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, लैमार्कवाद के बारे में जाना था, याद होगा आपको। तो लैमार्कवाद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलोसफी जूलॉजिक। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका फिलोसफी जूलॉजिक। सेकंड है आपका क्वेश्चन, लैमार्कवाद का आधार है, आधार कौन सा? उसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा, आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा, हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डीवरिच ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर 7, ह्यूगो डीवरिच। नेक्स्ट है आपका, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण है, पहला है ऑप्शन आपका जीन परिवर्तन, दूसरा है जीवन संघर्ष, तीसरा है उद्भवन, और चौथा है प्राकृतिक चयन। तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, जीन परिवर्तन। आप लोग जीन परिवर्तन जानते हैं? जीन परिवर्तन होता क्या है? चलिए मैं आपको बता दूं। जीन परिवर्तन होता है आपका
एक्सप्लेनेशन बेशक आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको आगे के लिए याद रहेगा। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि ऑप्शन आपको दे दिए दिखा दिए, ये तो आप आके मॉडल पेपर में ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको चीज़ों को याद रहेगा, उसके पीछे का मतलब समझ में आएगा। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को कभी भी रटो मत, और साइंस तो रटने की है ही नहीं। तो उत्परिवर्तन में मतलब जीन परिवर्तन मैंने क्यों बोला, आप लोग क्या समझते हैं जीन होता क्या है? मैं आपको बताती हूँ। आपने डीएनए पढ़ा है? डीएनए हम बोलते हैं ना, किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है कि ये इसका पता नहीं चलता, हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, पता चल जाता है उसके ये इस बेबी है किसका है, क्या कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी निकल के आ जाती है डीएनए टेस्ट में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए क्या होती है? डीएनए एक तरीके से मैं आपको कैसे समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एक किताब ले लो, किताब, एक बुक का एग्जांपल लिया मैंने, बुक लिया और बुक को मैंने बोल दिया डीएनए। ठीक है, बुक को मैंने बोल दिया डीएनए, और उसमें जो हर एक पेज पे तो इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती है आपकी। ठीक है, कुछ खाली पन्ने भी होते हैं, कुछ में कुछ लिखा होता है, कुछ में इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ पन्ने, कुछ ऐसे पेजेस जो होते हैं जिसमें हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, तो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन है हमारी जीन। तो समझ रहे हो, वही इन्फॉर्मेशन है हमारी जीन। तो उस जीन में जो परिवर्तन होगा, तो वो जीन ही तो है जो हमारे माता पिता से पेरेंट्स में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं डीएनए के थ्रू। डीएनए है एक किताब, किताब में जो इन्फॉर्मेशन है, पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है, वो है हमारा जीन। तो उस जीन में जो परिवर्तन हो रहा है, तभी तो म्यूटेशन, मतलब अचानक से होने वाला परिवर्तन, तो जीन परिवर्तन ही तो होगा, तभी तो वो पीढ़ी जो है बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? जीन परिवर्तन के कारण। इसलिए उत्परिवर्तन का मतलब, उत्परिवर्तन मतलब अचानक से होने वाला परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया जीन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपका 1935 में। इस शब्द को किसने दिया? तो वैज्ञानिक थे एजी टांसले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, समुद्र में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? लकड़ी की मेज नहीं, स्टील की कुर्सी नहीं, तेल लेपित लोहे की छड़ नहीं। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर द, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अयस्क समझते हैं क्या होता है? अयस्क होता है जो खनिज से हम प्राप्त करते हैं शुद्ध रूप में धातु को निष्कासित करना। ठीक है, दाल और चावल है, मिक्स कर दिए, उसमें से हमने दाल को निकाल लिया, मतलब दाल और चावल मिक्स है तो समझ लो वो है खनिज। तो उसमें से हमने दाल को शुद्ध रूप में निकाल लिया, धो के निकाला, छान के निकाला, कैसे भी निकाला, शुद्ध रूप में धातु को निकाल लिया, वो हो गया हमारा अयस्क। तो जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लोहे के अयस्क भी आपने सुने होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये टाइप आपने सुने हैं। कॉपर का अयस्क होता है आपका, एक तो कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मतलब सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है कॉपर का? तो वो है आपका चैल्कोपायराइट, चैल्कोपायराइट। ठीक है, प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीनों है, लेकिन निस्तापन इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आपका निस्तापन, ये सांद्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परावर्तनी भट्टी के भाग है, अग्नि स्थान, भट्टी का तल, चिमनी, या ये सभी? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ये सभी। परावर्तनी भट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, परावर्तनी भट्टी में क्या होता है, ये लेड, टिन व तांबा को निष्कासित करते हैं केवल गैसों के संपर्क से, मतलब भाप से। ठीक है, और वात्या भट्टी में किसका करते हैं? लोहे का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पायराइट का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसका
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातुएं होती हैं ऊष्मा की कुचालक, सुचालक और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ऊष्मा की सुचालक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धातुओं का गुण है चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता या फिर ये सभी। तो धातुओं का भौतिक गुण है ये सभी, ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा, ये सभी। आघात वर्धनीयता समझते हैं, आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता उसे कहते हैं जैसे सोना है, पीतल है, इनको क्या मतलब किसी भी धातु को हम पतले चादर के रूप में पीट के पतली चादर के रूप में उसको कर सकते हैं, तो वो है आघात वर्धनीयता। वही गुण जिस धातु में ये पाया जाता है उसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अयस्क के रूप है ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सा, ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड दोनों, और बात दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खनिज के रूप है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं? अधात्रीय, अधात्रीय से कहते हैं मिश्रित अशुद्धियों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरा विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका पीतल में होते हैं कॉपर, ये ऑप्शन नंबर आ, बा या सा। तो ऑप्शन नंबर सी सीधा पीतल में होते हैं, ऑप्शन नंबर सा कॉपर और आपका जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपर पायराइड का सूत्र है, कॉपर पायराइड किसका अयस्क है? कॉपर का। ठीक है, तो इसका कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2, ऑप्शन नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट है आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ है, ऑप्शन नंबर एक है आ है आपका सही, परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक या फिर ये सभी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ ये सभी, ऑप्शन नंबर द आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7, ऑप्शन नंबर 8, 9 और द 15। तो आवर्त सारणी में आवर्त सारणियों की संख्या आ, ऑप्शन नंबर आ आपका सही है 7। ठीक है, और अगर वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 9। और अगर आधुनिक पूछ ली जाए तो आधुनिक में आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या हो जाएगी आपकी 18 और आवर्त की संख्या हो जाएगी 7, अगर आधुनिक में पूछा जाए। वैसे 7 वर्ग 7 आवर्त और 9 वर्ग हो जाएंगे, और आधुनिक में 18 वर्ग और 7 आवर्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है? ऑप्शन नंबर द पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, ये समझ लेना 1 से 4 तक संख्या क्या है? बढ़ रही है, फिर 4 से 1 तक घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन नंबर द ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है? धात्विकता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक दोष यह है, दोष कौन सा है? ऑप्शन नंबर सा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह स्थान में पाए जाते हैं। जो भिन्न गुण पाए जाते हैं वो किस में पाए जा रहे हैं? एक ही समूह स्थान में पाए जा रहे हैं, यही इसका एक दोष है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम, वोल्ट, एम्पियर या सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आपका एम्पियर। नेक्स्ट है आपका शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कौन सी करती है? कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की या बोरान की। तो ऑप्शन नंबर आ आपका सही है, कार्बन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल, बोल्टियर सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। तो सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे दूरी ज्ञात करने में, व समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, पवन की दिशा ज्ञात करने में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक किस लिए करते थे? समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए।
नेक्स्ट है चुंबक के गुण। आपके क्वेश्चन लघुत्तरी में या अति में भी पूछ लिया जाता है कि चुंबक के गुण बताइए, तो इसमें इससे मतलब ऑप्शन से बहुत ये बहुविकल्पीय प्रश्न से हमारे ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं और लर्न भी हो जाते हैं अच्छे से। इसी में से आपके लघु और अति लघु इलेबोरेट फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो चुंबक के गुण है